नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम शिलान्यास समारोह में पहुंचे। उन्होंने पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने संबोधन में कहा कि हमारे देश में जो सिख धर्म है वे शिष्य शब्द से ही निर्मित है। भारत में कई सारे ऐसे धर्म हैं जो संप्रदाय हैं और जो गुरुवाणी के आधार पर ही कायम है। यदि भारतीय संस्कृति जीवित है और ये सनातन बनी हुई है तो इसकी जीवंतता को बनाए रखने में इस देश के गुरुओं का सबसे बड़ा योगदान है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ स्वामी दर्शनानंद गुरुकुल महाविद्यालय में गुरुकुलम एवं आचार्य कुलम के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए, जहां पर रक्षा मंत्री ने पतंजलि गुरुकुलम की आधारशिला रखी। पूरी शिक्षा व्यवस्था का गला घोटकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली उसने विकसित की थी कि उसने हमारी गुरुकुल व्यवस्था को लगभग समाप्त के कगार तक पहुंचा दिया। उस दौर में भी ऐसी शैक्षणिक प्रणाली विकसित हुई जिसमें हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा प्रदान की गई जो इस देश की सांस्कृतिक भावना के अनुकूल नहीं थी। न जाने हमारी कितनी पीढ़ियों ने भारतीय संस्कृति को इन्फीरियर मानते हुए शिक्षा ग्रहण की। इस इन्फीरियरिटी का कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स था, एक ऐसा भाव था कि हम सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गुलामी के शिकार होते गए। विदेशी आक्रमणकारियों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को लागू कराया उसमें भारत को हिकारत भरी नजरों से देखा गया। और अब खबर देहरादून से, जहां पर मूल निवास स्थायी निवास का मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की जनता मूल निवास की मांग कर रही है तो वहीं भाजपा कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बयानबाजी करते हुए दिख रही है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मूल निवास और स्थायी निवास को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास का जो विषय है उसका उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में जितनी नियुक्तियां राज्य स्थापना दिवस के बाद से हुई उतनी नियुक्तियां अकेले धामी सरकार में हुई है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस से सवाल किया, वो बताएं कि किन नॉन उत्तराखंडियों की नियुक्ति इन सालों में हुई है। उन्होंने कहा कि सभी उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो ऐसे में मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का मकसद क्या है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस केवल भ्रमित करने का काम कर रही है। वहीं दूसरी और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सवाल किया, क्या मूल निवास की बात करना कोई अपराध है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी है वो मूल निवास मांग कर रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। स्थायी निवास का विषय है। मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियां उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई उतनी नियुक्तियां अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियां हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, यह भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही है। ये सारे विषय अनेकों और भी विषय होंगे जिन विषयों को हमने नीचे तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग काम करेंगे, खासतौर से सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के माध्यम से अपने काम को आगे तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड में सख्त भू कानून और 1950 के मूल निवास अधिकार को लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न संगठनों और कई राजनीतिक दलों की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक दलों की ओर से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। हालांकि इसके लिए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित का काम भी कर रही है। देखिए, इस समय पहाड़ भूमाफियों से त्रस्त है और एक सुनियोजित तरीके से लोगों की जमीनें घेरी जा रही हैं और उसको बचाने के लिए यहाँ पर भू जो हमारा कानून है उसके बारे में दोबारा से समीक्षा होनी चाहिए और जो उसका एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए ताकि जो है हमारे जो विशेषकर जो पर्वतीय मूल के लोग हैं उनके अधिकार हक हकूक जो है प्रभावित न हो पाए।
मैंने कह तो रहा क्या दे दिया कि भाई राज्य 2000 में बनाया तो 1950 राज्य कैसे कह सकता है। मैं आज पैदा हुआ, मैं कह रहा हूँ मेरे निवासी तुम 1950 से कैसे हो जाओगे। हाँ ठीक है कि 15 साल पहले जो रह रहा था उसको हमने स्थायी निवासी मान लिया, रास्ता निकाला, उसमें भी बात था लेकिन मान लिया गया। तो मान लिया गया वही मूल निवासी होना चाहिए जब मेरी राय पूछी जाएगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, ना हमारी सरकार की ऐसी कोई मंशा है। यूकेडी इस टाइप के जो दल जिनका कोई महत्व नहीं है उस तरह की बातें कर रहे हैं, उसको ना कोई पहाड़ में सीरियस लेता है ना मैदान में सीरियस लेता है। किच्छा विधानसभा में सड़कों के निर्माण कार्यों में धांधली करने और जल मिशन योजना के अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरतने के विरोध में आज किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ विकास भवन पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक तिलकराज बेहड़ ने जिला प्रशासन पर विकास कार्यों में किच्छा विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। विधायक बेहड़ ने कहा कि प्रशासन द्वारा जिला योजना के तहत मंजूर सड़कों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है और जिससे स्पष्ट है कि सड़क निर्माण कार्य में धांधली की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना के तहत क्षेत्रों की सड़कों को खोद दिया गया, जिस कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है, लेकिन प्रशासन का आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जो जल मिशन योजना के अंदर भारत सरकार का जो घर घर पानी पहुंचाने का संकल्प है वो क्यों अधूरा है। आखिर आज सड़कें खोद के डाल दी गई, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। साइकिलों से मजदूर गांव के निकलते हैं, लोग बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं साइकिलों से, वो गिर रहे हैं। गांव के सड़कों के बीचों बीच खोद दिया गया, कोई गली ऐसी नहीं है जो ना खोदी गई हो। तो पानी इधर आपने नल सैंक्शन स्वीकृत करना बंद कर दिए सरकार ने, नल आप दे नहीं रहे, पानी दे नहीं रहे, आपकी योजनाएं पूरी हो नहीं रही, भ्रष्टाचार उसके अंदर हो रहा है। 2 महीने 3 महीने पहले मीटिंग की थी सीडीओ के यहाँ, बोले आप चिंता मत करो, तत्काल काम शुरू हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ। आज तक वो ब्लूप्रिंट मैंने मांगा, डिटेल लेके आओ, कितने गांव की योजना है, कहाँ का कितना काम हो गया है। जल निगम के अधिकारियों ने कहा कि हम लेकर आएंगे, आज तक कोई आया ही नहीं। तो क्या है, क्यों छुपा रहे हैं प्रोजेक्ट को, क्यों नहीं पूरा करते। जब आपको सड़कों की मरम्मत का पैसा मिल जाता है तो क्यों नहीं पूरा करते सड़कों को। तो इसलिए बैठा हूं कि आए अधिकारी बताएं कि कब सड़कों का काम पूरा होगा, कब ये लोग जो चोटें आ रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, ये कैसे बचेंगे, कब उसका होगा काम पूरा। जल मिशन पानी कब तक घर घर जाएगा, कितने साल की ये योजना है, इसके लिए बैठा हूं धरने। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कायाकल्प अवार्ड कार्यक्रम के तहत उधमपुर नगर के दिनेशपुर के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जिले में लगातार दूसरी बार प्रथम पुरस्कार मिलने के बाद निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष सहित तमाम समाज सेवियों ने अस्पताल पहुंचकर भारी चिकित्सक सहित स्टाफ को सम्मानित किया। इसमें कायाकल्प 2022-23 के तहत हम लोगों को जिले में प्रथम स्थान मिला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर को। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें यह अवार्ड देहरादून में दिया गया। अस्पताल में रखरखाव, साफ सफाई, मरीजों के साथ व्यवहार और उनके इलाज समुचित व्यवस्था, अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके तहत इसको दिया जाता है। आपका विवाद तो होता है, लेकिन वही है, हम चाहते हैं शांति से अस्पताल सुचारू संचालन हो, जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं मरीजों को उपलब्ध की जाएं, जो जांच है वो भी दी जाएं। यहाँ धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ा रही है सरकार। इस समय वार्ड बॉय भी नहीं है और लेडी डॉक्टर की भी कमी है, तो ऊपर संज्ञान में किया गया है सीएमओ सर के, और धीरे धीरे सारी सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं देहरादून नगर निगम से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। सफाई कर्मचारियों के वेतन में फर्जीवाड़े पर पार्षदों के साथ साथ अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 सालों तक नगर निगम के वित्त नियंत्रक द्वारा सफाई कर्मियों को वेतन स्वच्छता समिति के खाते में जारी किया जाता रहा, और लेकिन अभी भी सफाई कर्मियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। और वहीं कर्मचारियों के कागजों में कोई और तो मौके पर कोई और व्यक्ति दिखाई दिया है, जिसका खुलासा होने पर पार्षदों, अधिकारियों और सुपरवाइजरों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी से इसमें रिपोर्ट ली जा रही है, उनके द्वारा सर्वे का काम कराया जा रहा है। यद्यपि मेरे संज्ञान में भी ये मैटर अखबार से ही आया है कि ये जो भी डेटा प्रस्तुत हुआ है, मुझे अभी आधिकारिक रूप से उनके द्वारा कोई डेटा भी प्राप्त नहीं हुआ है।
तो मैंने उनसे आख्या मांगी है इस पर। जैसे ही उनके द्वारा आधिकारिक आख्या मुझे मिलती है तो उसको प्रशासन महोदय का डिस्कस करके नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार किया जाएगा। नगर पंचायत सतपुली में नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित करने का मामला सामने आया है। आईटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने नगर पंचायत सतपुली पर गंभीर आरोप लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता संजय कुकरेती ने बताया है कि उनके द्वारा पिछले वर्ष आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि नगर पंचायत सतपुली में लगाए गए प्रवेश द्वार के टेंडर में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि निविदा में जहां बताया गया था कि टेंडर खरीदने में केवल वही शामिल हो सकते हैं जो नगर पंचायत सतपुली में रजिस्टर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके विपरीत बाहरी लोगों को नगर पंचायत सतपुली द्वारा नियमों को ताक पर रखकर टेंडर आवंटित किए गए हैं। जो इनके मेरे पे पूरे प्रमाण हैं, कई चीजों में इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में एक बिंदु अभी नया है जिस पे कहूंगा कि मैं अभी कुछ साल पहले यहाँ पे टेंडर हुए थे जिसकी कि टेंडर की मेरे पे छाया पड़ती है, जिसमें इन्होंने पंजीकृत ठेकेदार मांगे हुए थे। जो अखबार द्वारा सूचना दी गई थी, अखबार में इन्होंने विज्ञापन दिया था, उसमें पंजीकृत ठेकेदार मांगे हुए थे। लेकिन आज देखिए उसमें इनके पास उनका पंजीकरण नहीं है। हम लोगों ने पूछा भाई जिन जिन लोगों ने इसमें टेंडर लिए हैं और टेंडर में जो आपने नियमावली बनाई थी उस नियम के हिसाब से एक भी ठेकेदार का उन ठेकेदारों का पंजीकरण नहीं है। अगर उसका पंजीकरण नहीं था तो उनके टेंडर क्यों लिए गए, उनको टेंडर क्यों बेचे गए? अगर ये टेंडर उनको बेच रहे थे तो पहले उनका रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगते, जो नियम कहता है कि रजिस्ट्रेशन की कॉपी होती है, उनका कहीं रजिस्ट्रेशन होता तो तब जाके वो यहाँ पे। अभी आप देखिए कि हमारे जो सीमांत क्षेत्र है, चाहे इसमें ओडल बड़ा हो या मलेठी हो, खैरासैण हो, इधर उखले, तो इस सीमांत क्षेत्र के ठेकेदारों को इन्होंने यहाँ से बाहर करने का काम किया। इन्होंने कहा आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं मान्य होगा क्योंकि आप सतपुली नगर पंचायत में हैसियत नहीं है। आप सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अक्सर लोग गलत रास्ते भी चुन लेते हैं जिसके कारण उन्हें इसका अंजाम भी भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी बेटी पर अश्लील टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और साथ ही साथ कमीशन फॉर वुमेन लीगल काउंसलर अनन्या सिंह ने पुलिस पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है और जिस पर पुलिस ने मामले की पड़ताल कर पाया कि पोस्ट रायपुर निवासी सानिध्य भट्ट की ओर से की गई है। मामले के संबंध में सीओ रायपुर अभिनय चौधरी ने बताया कि शिकायत की जांच करने पर पाया गया है कि रायपुर सहस्त्रधारा निवासी सानिध्य भट्ट द्वारा फेसबुक का फेक अकाउंट बनाकर ये पोस्ट की गई है, जिस पर आईटी पॉस्को और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ में सामने आया है कि युवक द्वारा पूर्व में भी फर्जी अकाउंट बनाकर महिलाओं ट्रांसजेंडर्स को लेकर अश्लील पोस्ट की जाती रही है। मामले की आगे जांच भी चल रही है। अगर इसमें भी ये दोषी पाया जाता है तो उसके भीतर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे पास एक राष्ट्रीय महिला आयोग से एक लेटर आया था जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बना के और विराट कोहली और उसकी बेटी के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई थी। तो उसकी हमने जांच करी। जांच करके ये पाया गया कि ये आईडी जो है जो सानिध्य भट्ट सन ऑफ गिरीश भट्ट जो शहजादा रोड रायपुर के रहने वाले हैं, उनके मोबाइल के द्वारा ये कंटेंट अपलोड किया गया था। तो इसमें जांच करते हुए पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा लिखा गया जो आईटी एक्ट, पॉक्सो और आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ। उसके बाद में प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये लड़का फर्जी आईडी बनाकर और जो है महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर और एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर और इस तरह के जो कंटेंट है वो पहले से अपलोड करता रहता था। और क्योंकि आईडियां फर्जी थी तो उनकी अभी जांच चल रही है और इसमें जो अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा के अंतर्गत ऐतिहासिक भारामल मंदिर के मुख्य पुजारी 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर कई थानों की पुलिस समेत एसपी क्राइम, एसपी सिटी तथा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जांच में जुट गई है। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऐतिहासिक मेले में पहुंचकर मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे और प्रसाद भी ग्रहण किया था।
बारामल मंदिर है, बारामल मंदिर जो है वो जंगल के अंदर 8 से 10 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक बिल्कुल सुनसान जगह पे बारामल मंदिर करके पड़ता है। वो वन विभाग की बारामल रेंज के अंदर पड़ता है, जिसमें पूरा रेंज है बारामल रेंज। तो वन बिल्कुल घनी जंगल कोर एरिया बोलते हैं ना बारामल रेंज। तो तराई पूर्वी के इलाके में आते हैं, जिसमें बारामल रेंज की जंगल के अंदर एक अंदर के इंटीरियर जंगल है बारामल जंगल, उसमें बारामल मंदिर करके एक है। उस बारामल मंदिर में जो निवासी बाबा है जो हमेशा वहां रहते हैं, एक बारामल मंदिर का बाबा और उसके एक चेले का रात्रि को या अर्ली मॉर्निंग को हत्या हुई है। डंडों से प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि डंडों से मार के उनको हत्या की गई है। गुल्लक खुला हुआ है और हाल ही में ये मेला भी हुआ था बारामल का, वो जो उसमें मेला होता है जिसमें बहुत बड़ा भंडारा होता है, वो हाल ही में संपन्न हुआ था। तो उसको लेके हो सकता है लोगों में गलत नजर पड़ गया हूँ, तो ये भी है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य महकमा अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। पीजी डॉक्टर्स को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वह पीजी कोर्स पूरा करेंगे, उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्र में 3 साल की शर्त से थोड़ी राहत मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया है कि कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी किया जाएगा। बता दें आपको कि जिससे कॉलेज में मेडिकल की सीट में भी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा सकती है। देखिए, जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है और जब एसआर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, जब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, हमें और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने अभी ये सिस्टम बनाया है। इसमें कैबिनेट से भी हमें सहमति मिल गई है और जीओबी भी जारी हो जाएगा। अभी इसमें यह है कि जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उनको 2 साल संबंधित मेडिकल कॉलेज में ही वो लोग एज ए एसआर वो लोग काम करेंगे और ये फिर ट्रांसफरेबल भी रहेगा। उत्तराखंड में पिछले दिनों हुए इन्वेस्टर समिट में सबसे ज्यादा ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू ऊर्जा के क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें अभी तक 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है। यूजेवीएन के प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल की माने तो विभाग ने अगले 6 महीने में और 20,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रबंध निदेशक संदीप सिंघल ने कहा है कि साल के अंत तक विभाग का लक्ष्य 55,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग का रखा गया है, जिसे प्राप्त करने के लिए विभाग की तरफ से कार्य योजना बना ली गई है। एमडी संदीप सिंघल ने कहा है कि विभाग का उद्देश्य राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश धरातल पर उतारने का है और उसका लाभ राज्य के विकास के क्षेत्र में लोगों को मिल सके। के बारे में कोऑर्डिनेट करने के लिए सचिव ऊर्जा साहब ने अपनी तरफ से प्रयास किए हैं, जिसमें रेवेन्यू और जो कंसर्न्ड डीएम्स हैं और जो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हैं, इनके स्तर से एक कोऑर्डिनेशन होकर के जो भी इस तरह की इश्यूज होते हैं इन्वेस्टर्स के, उनको त्वरित निष्पादन किया जा सके। उत्तराखंड में कुछ महीने बाद ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। आगामी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड सरकार की तैयारी 30 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने की है। वर्तमान में चारधाम मार्गों पर इलेक्ट्रिक कार और बसों की बैटरियों की क्षमता तय है। इसके साथ ही तय किलोमीटर की दूरी पूरी करने के बाद उन्हें चार्ज करना होता है और चार्जिंग पॉइंट न होने के कारण इलेक्ट्रिक वाहन स्वामी और वाहन चालक लंबा सफर करने से हिचकिचाते हैं। साथ ही चारधाम रूट की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर से ज्यादा है और इसके लिए परिवहन विभाग ने ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। वह है आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी का कहना है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है और आने वाले चारधाम यात्रा में नए चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं।
हाँ, चार धाम यात्रा का जो मार्ग है हमारा, उन मार्गों पे हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं और ये काफ़ी आगे तक बढ़ भी चुका है। इसको गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा इसको बनाया जा रहा था और हर एक जो मार्ग है उसमें कुछ कुछ दूरी पे हम लोग चार्जिंग स्टेशन बनाने जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सबसे मेन जरूरी पार्ट होता है चार्जिंग स्टेशन। जिससे नॉर्मल गाड़ी के लिए ईंधन होता है, तेल पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसी के रूप में यहाँ चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। तो चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात चल रही है। बात क्या, उसमें काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया है और ये प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हो सकता है कि आपको नए जो चार धाम यात्रा का जो सीजन आएगा उसमें काफ़ी आपको चार्जिंग स्टेशन बने हुए मिल जाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।